जब भी हम मुगल भारत की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? बादशाह, शानदार महल, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन आज हम इस भव्य कहानी से थोड़ा हटकर उस दुनिया में चलेंगे जहां उस वक्त की ज्यादातर आबादी रहती थी, यानी हिंदुस्तान के गांवों में। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दिख रहा है? ऊंट हैं, मवेशी हैं, काम में जुटे लोग हैं, घर बन रहे हैं। मतलब 17वीं सदी का एक गांव अपनी पूरी रफ्तार में जी रहा है। ये एक भरी पूरी जटिल दुनिया थी। तो सवाल यही उठता है कि इस तस्वीर के अंदर असल में जिंदगी चल कैसे रही थी? इस बात को समझने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है, 85%। सोचिए, उस दौर में हिंदुस्तान की लगभग 85% आबादी गांवों में ही रहती थी। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब साम्राज्य की असली ताकत, उसकी रीढ़ की हड्डी तो यही गांव थे। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। सत्ता का केंद्र कहाँ था, असली मेहनत कौन कर रहा था, और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये गांव सच में दुनिया से कटे हुए थे या फिर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे? तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य असल में खेती की जमीन पर ही खड़ा था। यही वो बुनियाद थी जिससे साम्राज्य को ताकत और पैसा दोनों मिलता था। अब इस खेती की दुनिया में मोटे तौर पर 3 मुख्य खिलाड़ी थे। एक तरफ था मुगल राज, जिसे अपना टैक्स यानी राजस्व चाहिए था। फिर थे जमींदार, जो स्थानीय स्तर पर जमीन के मालिक थे, पावरफुल लोग थे। और तीसरे सबसे अहम थे किसान, जो असल में फसल उगाते थे। इन्हीं तीनों के रिश्तों से कभी सहयोग, कभी मुकाबला, तो कभी टकराव पूरे गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, गांव के दिल में चलते हैं और देखते हैं कि किसानों की अपनी दुनिया कैसी थी, वो खेती करते कैसे थे। किसानों में भी देखिए मुख्य रूप से 2 तरह के लोग थे। पहले थे खुद काश्त, जैसा कि नाम से पता चलता है ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे और अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। दूसरे थे पाही काश्त, ये बाहर से आकर दूसरे गांव में कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करते थे। अब कोई पाई काश्त क्यों बनेगा? हो सकता है दूसरे गांव में टैक्स कम देना पड़ता हो, या फिर कोई मजबूरी हो, जैसे अकाल पड़ गया हो और अपना गांव छोड़ना पड़ा हो। और सोचिए, लाखों लोगों का पेट भरने वाली ये खेती किन औजारों से होती थी? बहुत ही साधारण, एक लकड़ी का हल जिसके आगे लोहे की एक नोक लगी होती थी और उसे खींचने के लिए 2 बैल। सिंपल, लेकिन जबरदस्त असरदार। सिंचाई की एक तकनीक के बारे में तो खुद बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा है। उन्होंने रहट, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं, को देखकर बड़ी हैरानी से बताया कि कैसे रस्सी और पहियों के जरिए कुएं से पानी निकालकर हर जगह पहुंचाया जाता है। ये मानसून पर निर्भरता कम करने का एक शानदार तरीका था। और ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल बाबर की बात को आंखों के सामने ले आती है। साफ दिख रहा है कि कैसे कुएं से पानी निकालकर खेतों की तरफ ले जाया जा रहा है। पानी का मैनेजमेंट उस दौर में कितना जरूरी था, ये तस्वीर साफ बताती है। और इस मेहनत और पानी के सही इंतजाम का नतीजा था जमीन की कमाल की पैदावार। आईने अकबरी से मिले आंकड़े तो हैरान कर देते हैं। आगरा में 39 तरह की फसलें, दिल्ली में 43 और बंगाल में तो सिर्फ चावल की ही 50 किस्में थीं। यही वो खेती की विविधता थी जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रही थी। अक्सर हम सोचते हैं कि पुराने जमाने के गांव मतलब दुनिया से कटे हुए, लेकिन अब हम इस सोच को थोड़ा चुनौती देंगे। सच तो ये है कि ये गांव उस वक्त के लोकल और ग्लोबल दोनों तरह के व्यापार से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि खेती सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं हो रही थी। एक खास तरह की फसलों को जिन्स एक कामिल कहा जाता था, यानी परफेक्ट क्रॉप्स। इसमें कपास और गन्ने जैसी कैश क्रॉप्स आती थीं। मुगल राज भी चाहता था कि किसान ये फसलें उगाएं, क्योंकि इनसे टैक्स भी ज्यादा मिलता था। और ये लिस्ट तो और भी मजेदार है। मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता। क्या लगता है ये सब हमेशा से यहाँ थे? नहीं, ये सब नई दुनिया यानी अमेरिका से भारत आए और देखते ही देखते हमारी रसोई का हिस्सा बन गए। ये है असली ग्लोबलाइजेशन। तंबाकू की कहानी तो अपने आप में ही कमाल है। ये 1600 के दशक की शुरुआत में दक्कन पहुंचा। बादशाह अकबर ने इसे पहली बार देखा और जहांगीर ने तो इसकी लत देखकर इस पर बैन लगाने की भी कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, बैन बेअसर रहा और सदी के खत्म होते होते शाही नाराजगी के बावजूद
तंबाकू पूरे भारत में खूब बिकने वाला सामान बन गया। और ये मत सोचिए कि सारा लेन देन सिर्फ अनाज के बदले अनाज से होता था। नहीं, छोटे से छोटे गांव में भी एक सराफ होता था। सराफ यानी आज के ज़माने का मनी चेंजर। इसका होना ही ये बताता है कि गांव की फसलें सीधे सीधे कैश इकोनॉमी से यानी एक मुद्रीकृत साम्राज्य से जुड़ी हुई थीं। अच्छा, व्यापार और खेती की बात तो हो गई, पर गांव के अंदर शासन कैसे चलता था? कौन फैसले लेता था? गांव के अंदर सत्ता का जो सबसे बड़ा केंद्र था, वो थी पंचायत। ये गांव के बुजुर्गों और ताकतवर लोगों की एक काउंसिल होती थी। गांव के सारे बड़े फैसले यही पंचायत लेती थी। और पंचायत के काम कोई छोटे-मोटे नहीं थे। गांव का सारा पैसा यानी कॉमन फंड वही मैनेज करती थी। कोई बांध बनाना है, नहर खोदनी है, ये सब भी पंचायत ही तय करती थी। इतना ही नहीं, लोग अपनी जाति के नियम कानून मान रहे हैं या नहीं, ये देखना भी पंचायत का काम था। और ज़रूरत पड़ने पर वो सज़ा भी दे सकती थी, जुर्माना लगाने से लेकर किसी को समाज से बाहर निकालने तक। इनकी ताकत इतनी थी कि कुछ इतिहासकारों ने तो इन गांवों को छोटे गणराज्य तक कह दिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो ताकत थी, ये सब में बराबर नहीं बटी थी। जाति व्यवस्था की वजह से समाज में बहुत गहरे बंटवारे थे। जो सबसे निचली जातियों के लोग थे, उन्हें अक्सर गरीबी और छोटे-मोटे काम करने पर मजबूर किया जाता था। चलिए, अब आखिर में गांव के ताने बाने के उन दो हिस्सों की बात करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, महिलाएं और कारीगर। महिलाओं का रोल सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में खटती थीं, बीज बोने से लेकर घास निकालने और फसल काटने तक। इसके अलावा सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई करना, इन सारे कामों में भी उनका योगदान बहुत बड़ा था। इसी तरह गांव के कारीगर जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ये भी समाज का एक जरूरी हिस्सा थे। उन्हें उनके काम के बदले में कैश नहीं, बल्कि फसल का एक हिस्सा या फिर खेती के लिए थोड़ी जमीन दे दी जाती थी। इस लेन देन की व्यवस्था को जजमानी सिस्टम कहते थे, जिसने गांव को एक इकाई की तरह बांध रखा था। तो आखिर में सवाल वही है, 17वीं सदी का वो गांव क्या था? एक आत्मनिर्भर, अपने में खुश छोटा गणराज्य,